मैंने 3 दिन पहले एक फिल्म देखी, बहुत उस चर्चा में आजकल सोशल मीडिया पर, धुरंधर। आप में से भी शायद ने बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। अब फिल्म है, लेकिन उसकी एक कहानी ये है कि जब कांधार हाईजैकिंग होती है, उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये तय करती हैं कि पाकिस्तान बार बार हम पे हमला करता है, और जब वो हमला कर चुका होता है तब हमें पता चलता है। तो क्यों ना पाकिस्तान में घुसकर ऐसा नेटवर्क तैयार करें कि हमला होने से पहले हम उसे रोक लें, या फिर वो हमला हो ही ना पाए। तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपसे शुरुआत करता हूं। क्या वाकई जो फिल्म दिखाया हमने कभी कोशिश की है, ये सिर्फ फिल्मी कहानी है, रियल में हमने पाकिस्तान में जाकर ऐसा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश की जो रेड फोर्ट जैसा, मुंबई अटैक जैसा, पार्लियामेंट अटैक हो, ऐसे न जाने कितने जो पाकिस्तान ने जख्म दिए हैं वो ना होते। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की जो तैयारी होती है, और स्पेशली एक बड़ा देश है, 1.4 बिलियन पीपल, सिक्योरिटी कंसिडरेशंस ऐसी हैं, तो इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई थिंक देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सबसे बड़ी अगर एक अहम चीज़ है तो वो इंटेलिजेंस है। और इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी है कि अक्रॉस आपके जो है, और आज से ही नहीं, अगर आप हमारे पीछे भी, अगर आप हमारे स्ट्रैटेजिक कल्चर की बात करें, अगर आप चाणक्य की बात करें, तो उसके अंदर भी ये काफ़ी लिखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एक कैट एंड माउस गेम है जिसमें कई बार आपको शायद पता नहीं चलता। कई बार क्या होता है कि जो इंटेलिजेंस है, बेसिकली इट इज ए इशू ऑफ जॉइनिंग डॉट्स। कई बार क्या होता है कि मतलब 50 में से आपको 48 डॉट्स मिल गए हैं, लेकिन वो जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो कड़ी हैं, वो कहीं पूरी नहीं हो पाती हैं, और शायद इस तरह की घटना हो जाती है। मैं आपको इनफैक्ट बताना चाहूँगा, एक बड़ा अच्छा, मैं कश्मीर में तैनात था किलो फोर्स में, तो उधर इन्फिल्ट्रेशन के लिए जो मिलिटेंट्स आते थे, उनका ग्रुप जो आता था, उनकी खबरें हमें मिलती थी। हम पूरा, हमारे पास में इक्विपमेंट था उनकी बातचीत को पकड़ने के लिए। लेकिन सडनली एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मिलना ही बंद हो गया, और पता चला कि वो एक अलग ही एनक्रिप्शन कोड पर चले गए थे। और उसमें पक्का, क्योंकि देखिए, टेररिज्म इंडिया में जो है उसका फाउंटेन हेड पाकिस्तान है, ये सब हम अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। नहीं हम, आई थिंक सारा विश्व जानता है इस चीज को। उसमें उनकी आईएसआई की और शायद कुछ मदद जो है चाइनीज की भी थी। उन्होंने एक अलग ही YSMS बोलते हैं, और उन्होंने मेट किया एक आपका मोबाइल और प्लस रेडियो सेट, वो दोनों को उन्होंने कंबाइन किया। आप मोबाइल के ऊपर मैसेज टाइप कर रहे हैं, वो ब्लूटूथ से आपके रेडियो सेट पे जा रहा है, और उसके बाद बर्स्ट कम्युनिकेशन के ऊपर जो है वो जा रहा है, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी लगातार बदली हो रही है। तो एक कुछ ऐसा अंतराल आया जिसमें कोई भी हमें उनकी खबर मिली नहीं, स्पेशली कम्युनिकेशन। बाकी इंट नेटवर्क दूसरा एक ह्यूमेंट भी है, बाकी चीजें हैं, लेकिन कम्युनिकेशन इनके थ्रू नहीं मिला। उसको हमें समय लगा उस एनक्रिप्शन को और एल्गोरिथम को तोड़ने में, लेकिन एक बार हमने उसको जब तोड़ा तो उसके बाद कंटिन्यूअस सक्सेस मिलने लगी। मैं यहीं से कर्नल सुनील साहब, इनकी बात से आगे बढ़ाता हूं कि एक वक्त लगा, एक नई टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज की, वक्त वक्त पर ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन करते रहते हैं। ये जो वक्त लगा उसको डिकोड करने में, या उतने वक्त तक हमें इंटेल नहीं मिला, इसका नुकसान नहीं होता है? इसको हम आइसोलेशन में ना देखें, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही होती है। तो हो सकता है कि एक जगह वो गैप है, मगर दूसरी एजेंसी आपको वो खबर दे रही है, तो नुकसान होता है। अगर आप ये जो रेड फोर्ट वाला इंसिडेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको अगर आप देखें तो इसमें जो टाइम गैप लगा तकरीबन 28-30 दिन का, इसमें जिसको कहते हैं सारा खेला हो गया, और हम द इंट एजेंसीज वेर जस्ट वन स्टेप बिहाइंड। तो ये कई बार होता है, और बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हमने नहीं होते हुए देखे वो रुक गए हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जैसे जन साहब ने कहा कि आपने डॉट्स मिलाने, इट्स लाइक अ जिगजॉ पजल। अब जिगजॉ पजल में आपको एक पीस मिल गया है, आपने दूसरा ढूंढ रहे हैं,
दैट पीस में बी वेरी इररिलेवेंट. जैसे रेड फोर्ट वाली की इन्वेस्टिगेशन में कहां से स्टार्ट हुआ, पोस्टर लगे थे. तो अगर आप उसको देखें, इट्स क्वाइट एन इररिलेवेंट काइंड ऑफ इनपुट. तो ऐसा ये जो जिगजॉग पजल बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेट करके इसको बनाती हैं. इट्स नॉट अ इजी थिंग. और उसके बावजूद अगर हम कई 100 इंसिडेंट रोक देती है पुलिस, तो उसकी शाबाशी उनको कोई नहीं देता. वो जो एक इंसिडेंट हो जाता है उसके पीछे दे हैव टू रिप्लाई, वो जरा एक प्रॉब्लम होती है. एक्चुअली 365 दिन पुलिस फोर्स को अलर्ट मोड पे रहना पड़ता और टेररिस्ट को चाहिए सिर्फ एक मौका. आपने कहा कोऑर्डिनेशन की बात अभी की, मैं सिर्फ रेड फोर्ट इंसिडेंट की बात कर रहा हूं जो 11 नवंबर को दिल्ली में हुआ. अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस पहली अरेस्टिंग करती है उसी पोस्टर के सिलसिले में. उसके बाद वो धीरे धीरे इंटेल लेती है, फिर पता चलता उसके तार गुरुग्राम में जुड़े हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी तक जाती है. 18 अक्टूबर के बाद 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम गुरुग्राम पहुंचती है. वहां से अराउंड 3000 kg अमोनियम नाइट्रेट बरामद करती है. अरेस्टिंग होती है, वो लेकर चली जाती है. नेक्स्ट डे 11 नवंबर को वही एक शख्स गाड़ी में वही विस्फोटक लेकर दिल्ली में घुस जाता है और उसके बाद रेड फोर्ट पे ब्लास्ट होता है. वो करना था नहीं करना था ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बताएगी. मेरा सवाल अब यहाँ पर आता है, आपने चूंकि दोनों आर्मी बैकग्राउंड से हैं, ये पुलिस से हैं, अशोक जी, जम्मू कश्मीर पुलिस को जब अक्टूबर में इन्फो मिली, 1 महीना वेट किया और उसके बाद हरियाणा में जाकर अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापा मार रहे हैं. क्या हरियाणा पुलिस के साथ इन्फो शेयर नहीं करना चाहिए? नंबर 1. नंबर 2, अगर हरियाणा पुलिस में फिर जाकर ये इतनी बरामदगी होती है और बॉर्डर पे दिल्ली है, हरियाणा टेररिज्म का निशाना नहीं हो सकता. देश की राजधानी दिल्ली ही होगी, ये हर एक को पता है. तो क्या दिल्ली पुलिस को भी उनको कोऑर्डिनेशन करके इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए? क्या ये सच है कि इंटर स्टेट पुलिसिंग में और पुलिस डिपार्टमेंट में आपस में ही वाहवाही लूटने की जो होड़ है उसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं? आप पुलिस में, इसलिए आप बेहतर बता सकते हैं. देखिए, ये जो एलिमेंट है श्रेय लूटने वाला, इसमें कुछ तो सच्चाई है. हमेशा हर कोई चाहेगा. अभी हमने चार्ल्स सोबराज का देखा, जेंडे वाली मूवी लोगों ने देखी है कि भाई कैसे गोवा पुलिस और मुंबई पुलिस में चल रही थी कि कौन चार्ल्स सोबराज को अरेस्ट करता है. तो ये एक एलिमेंट हमेशा फोर्सेस में रहेगा, यूनिफॉर्म फोर्सेस में. एवरीवन वांट्स टू डू हिज बेस्ट, हिज और हर बेस्ट. तो वो एक हेल्थी कंपटीशन भी हो सकता है, ठीक है. तो इसको हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव लाइट में ना देखें. अगर हम ओवरऑल देखें तो कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं होती. ओवरऑल देश में एंटी टेररिज्म के जितने ऑपरेशन हैं वो कहीं ना कहीं आईबी से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं और आईबी वेरियस स्टेट पुलिस से कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है ना, शेयर करती है, कोऑर्डिनेट करती है, ऑपरेशंस कराती है. और कई बारी टाइम से पहले ओवर शेयरिंग में इंफॉर्मेशन लीक होने का भी डर रहता है. पता चला मैं शेयर करूं, इंफॉर्मेशन लीक होगी, तब तक सारा मेरा लेकिन गैंग. यहाँ ऑलरेडी अरेस्टिंग कर चुकी थी जम्मू कश्मीर पुलिस. हरियाणा में रेड पड़ चुका था. उसके बाद ही दिल्ली पुलिस को 11 नवंबर से पहले तक इंफॉर्मेशन ही नहीं थी और वो एक टेररिस्ट गाड़ी में बारूद लेकर घूम रहा है. देखिए, मेरी अपनी जो सोच है, केतन मेहता साहब बाकी सेटल हो रहे हैं. नमस्कार जी, वेलकम. ये जो इस बार जो टेरर नेटवर्क था, ये इतना बड़ा था, ये पूरे देश को हिला देता. और ये एक ब्लास्ट नहीं, ये तो बहुत बड़ी बचत मैं कहूंगा. ये हंड्रेड्स ऑफ ब्लास्ट होने थे जो इनकी तैयारियां चल रही थी, जिस बड़े स्केल पे तैयारियां चल रही थी. तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो पोस्टर से जो एकदम अलर्ट होके पकड़ा, पहले तो हमेशा ही पोस्टर लगे रहते थे वहां, मतलब कभी उसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया ना. तो ये उस आईपीएस अफसर को क्रेडिट है कि उसने उसको इतना सीरियसली लिया. जम्मू कश्मीर के पोस्टर पे मैं सवाल नहीं है मेरा, ये इस सवाल पे आगे आ रहा है. हरियाणा और दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं थी जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ. भाई वो एक गैंग पकड़ रहे हैं, उसको पूरे के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर रहे हैं, ठीक है. तो वो सपना भी नहीं ले पा रहे होंगे कि इतना बड़ा ब्लास्ट कोई कर देगा. मैं जो कहना चाह रहा हूं, जब उनका 3000 किलो एक्सप्लोसिव पकड़ा गया, तो ये तो मान के चला ही जा रहा है कि हमने ऑलमोस्ट गैंग पकड़ लिया.
उनको नहीं पता था कि एक बंदा इससे बाहर निकल करके उसने देखा अब तो मरना है ही, पकड़ा जाना है, पुलिस के इंटेरोगेशन में भी आना है, तो इससे बेटर है कि वो अपना जो है कुछ न कुछ, जो उसके हैंडलर्स थे आईएसआई बेस्ड, पाकिस्तान बेस्ड, तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ करके शहीद हो जाओ भाई। तो ये उस फ्रस्ट्रेशन का वो है परिणाम। मुझे नहीं लगता कि वो कोई वेल प्लान्ड अटैक है उसका रेड फोर्ट पे। वो दिन भर तलाश रहा था कहां भीड़ होगी, एक कहां माइंड मेरे में को- आप मानते हैं कि हाँ इंटर स्टेट पुलिस के बीच वो रिश्ता नहीं है, वाहवाही या श्रेय लूटने के चक्कर में इन्फो को बचा कर रखते हैं, जिसका नुकसान होता है। देखिए, रिश्ता बहुत होता है, सारी स्टेट पुलिस का आपस में खूब हम लोग शेयर करते हैं, किंतु कहीं कहीं ये एलिमेंट हमेशा रहेगा। हम भी साइबर क्राइम के लिए और दूसरे बड़े गैंगस्टर ऑपरेशंस के लिए हम जामताड़ा भी जाते हैं, हम मेवात भी जाते हैं, हम दूसरे दिल्ली पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन करते हैं हमेशा, और होता है। पर कभी कभी जैसे मैंने कहा, आप श्रेय थोड़ा- लेने का एलिमेंट रहता है। थोड़ा सा आप रहम दिखा रहे हैं कभी कभी, हालांकि इंटर स्टेट छोड़िए सर, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर राइवलरी होती है। लेकिन मैं आप पर आऊंगा लेफ्टिनेंट जनरल साहब। अभी अशोक कुमार जी ने कहा आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो हमेशा इनपुट देती है, लेकिन जो मैंने देखा है और रिकॉर्ड पर है, चाहे वो अक्षरधाम अटैक हो गुजरात का, चाहे पार्लियामेंट अटैक हो, या आपके कश्मीर में जो सेक्रेटरीट में हुआ हो, और भी ऐसे जितने हमले, हमेशा आईबी ये क्लेम करती है कि हमने तो स्टेट पुलिस को इन्फो दे दिया था। इन्होंने भी कहा, और आप लोगों के पास भी आई, कोऑर्डिनेशन है, ये बहुत ही अच्छा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज इंफॉर्मेशन इतनी है, इतने बड़े कंट्री में ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, कहां क्या क्या हो रहा है, इट इज ए इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मतलब अगर मैं मैनुअली उसको देखूं तो उसको पूरा का पूरा एनालाइज करना और उसके अंदर से निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल काम है। बट इफ वी इन्फ्यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, and for artificial intelligence what you need is a data. So I am 100% sure that this is happening, but it will take a little time before your AI engines become so good that based on the generic thing they'll be able to give you a very specific input. सर पॉलिटिशियन और बाकी लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वो लोग जो इस देश मतलब को मैं कह रहा हूं ना, उसके लिए आपको उतनी स्ट्रेंथ की जरूरत है। जैसे पुलिस फोर्स है, आर्मी है, मैं एज ए पुलिस अफसर आपसे ही बात कर रहा हूँ कि ठीक है नेताओं का काम है वो अपना पॉलिटिक्स करते नहीं, रहे। नेताओं की बात But नहीं है। आप- क्या मैं अमेरिका जितना स्ट्रांग हूं, मैं ये बोल रहा हूं, तब जाकर के मैं रोक पाऊंगा ना। ये देखो, पहली बार हमने शुरू किया, पहले हम पे अटैक होते जा रहे थे। पहले मुंबई में अटैक हुए, फिर पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, फिर दोबारा से 26/11 हो गया। हम क्या कर रहे थे? हम चुप बैठे थे। पकड़ेंगे, 100 में से एक केस पकड़ा जाएगा, फिर उनका ट्रायल होगा, ट्रायल में छूट जाएंगे, फिर उनको फांसी होगी, फिर 10 साल तक फांसी लटकी रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं वी वर गोइंग सॉफ्ट ऑन टेरर। अब जाके एटलीस्ट ये तो शुरू हुआ कि भाई हुआ, लेकिन हाँ। मेरा ये है कि सुनिए अगर सुनिए, 0% मेरी पूरी बात सुनिए, बोले बोले पूरी बात सुनिए बोले शम्स साहब, बोले बोले कि अब जाके कम से कम इतना तो शुरू हुआ कि भाई तुम हम पे अटैक करोगे तो हम भी काउंटर कर सकते हैं, बिकॉज अटैक इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डिफेंस। इतना तो स्टार्ट हुआ। अब हम अमेरिका से अपने को इक्वेट नहीं कर सकते साहब। मैं भी अमेरिका से नहीं कर रहा हूं। मेरा ये है कि अगर हमारी इंटर स्टेट, हमारी अपनी इंटेल, इनमें एकता हो तो शायद हम 0% पे आ जाएंगे। पर मैं लेकिन कहीं ना आपको- कहीं हमारी नहीं, गलती है। पर मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक CICT काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म का सवाल है, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है पूरे दुनिया में सबसे अव्वल ट्रैक रिकॉर्ड है। जब से भारत आजाद हुआ 1947 से, तब से हम इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में हमने फेस किया, उसके बाद में फिर आप देखते हैं JNK में शुरू हुआ, पंजाब मिलिटेंसी शुरू हुई। नॉर्थ ईस्ट आज इज मोर ऑफ अ पॉलिटिको सोशल इशू, not that of terrorism. That has been controlled. Entire northeast in thick jungles, it has been brought to control because of the coordination and because of the int between all the Punjab militancy finished. There is not even a single, very few militancy which have been absolutely terminated. Punjab militancy is terminated. JNK today is in a normal state, but you have to realize there is a difference. यूएस की जो स्थिति है और हमारी जो स्थिति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यूएस के बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसा देश नहीं है जो एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म को। हमारे पास एक नहीं, 2 देश, और अभी बांग्लादेश इसके साथ तो में मैं वहां से- इसीलिए तो कह रहा हूं सर, जब हमें पता है कि एक हमारा दुश्मन हमारी सरहद पर खड़ा हुआ है, अमेरिका के पास नहीं है, चलिए वो उनकी अच्छी चीज है, हमारे तो लेकिन ये है ना कि हर दिन हर वक्त वो इसी ताक में रहता है कि हमें लहूलुहान करे। तो जब हमें पता है सिचुएशन,
तो उसके बावजूद अगर ये छोटी छोटी जो लापरवाहियां होती हैं, हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं, तो उसका नुकसान तो उठाते हैं ना। मैं दो बातों पे पहले करना चाहूंगा। आपने कहा था अगर इंटेलिजेंस पूरी कोऑर्डिनेशन हो जाए। अशोक साहब, नहीं नहीं, एक मिनट में, क्योंकि आपका पहला खत्म हो जाएगा, फौजी लोग बैठे वो हुए खत्म हो जाएगा। फौजी लोगों से अजय सिंह साहब से बात कर लेंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि अगर इंटेलिजेंस पूरी तरह से सही हो जाए, कोऑर्डिनेशन हो जाए, तो सब कुछ सुधर जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। वजह भी बता। हाँ, वजह भी बता देता हूँ। हमने जिंदगी भर इंटेलिजेंस ही की है। हम उत्तराखंड के इंटेलिजेंस चीफ भी रहे हैं, बीएसएफ में भी पंजाब फ्रंटियर के आईजी रहे हैं, वहां भी इंटेलिजेंस हमारे अंडर में थी। तो सिर्फ इंटेलिजेंस से क्या सब कुछ हो सकता है? इंफॉर्मेशन, सुनिए, मैं वहीं आ रहा हूँ, पहले से नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। इंफॉर्मेशन इज पावर, बट इंफॉर्मेशन इज नॉट एवरीथिंग। मुझे एक्शन भी तो लेना होगा। मेरी कमांडो पावर, फोर्स पावर, फाइटिंग पावर, वो भी तो चाहिए, और उसके साथ विल पावर भी चाहिए। आपको याद होगा हम यूपी पुलिस में थे। सुनिए, आपका कहना ये कि आपको वो पावर, आपको जो सब कुछ है, सुन आपके पास, लीजिए, आपको मिल नहीं रहा। एक मिनट सुन दिया नहीं लीजिए। जा रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए ना सर। आप पूरी बात सुनिए। मैं नाम नहीं लूंगा, शमशाद। लेकिन आपको नहीं मिल रहा था, ये सीधा खुल के बोलिए। नहीं नहीं, हम यूपी पुलिस में थे पहले, फिर यूपी से उत्तराखंड बना अलग। हमने यूपी में भी विस्तार किया, लास्ट में एसएसपी मथुरा था वहां। मुझे याद है, नाम वाम किसी का याद नहीं, गवर्नमेंट में मेंशन नहीं करूंगा। लखनऊ के पास कहीं पे एक एंटी टेररिज्म रेड हुई थी, इंटेलिजेंस बेस्ड रेड हुई थी। एबी लाल सर को पता होगा, और एसपी साहब सस्पेंड हो गए। क्यों? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं शमशान। फैक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुझे आपका ये दर्द समझ में आ रहा। आप जो कह रहे हैं बार बार ना सर, ताकत, पावर, विल पावर सब कुछ है, वक्त पे शायद वो परमिशन नहीं मिलता। आप नहीं देखिए, हो सकता है। नहीं सर, अब मैं बहुत देर से कर्नल साहब बैठे हुए हैं। कर्नल साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा इशू आजकल पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। पाकिस्तान से अगर आप नहीं भी भेजते हैं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्लीपर सेल या ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे, वो ज्यादा खतरनाक है, जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है और जिहाद के नाम पर। अभी ये जो हुआ रेड फोर्ट में, उसमें भी पहली बार डॉक्टर मॉड्यूल है, मतलब सारे डॉक्टर पढ़े लिखे हैं। इससे पहले भी कुछ पायलट भी थे, बहुत सारे इंजीनियर भी थे। मुझे याद है जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था और मैंने अफजल गुरु का इंटरव्यू किया था, तब अफजल गुरु ने ये कहा था कि मैं, गुस्सा तो आया था, लेकिन मुझे किसी शख्स ने मेरा ब्रेन वॉश किया था, और फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मैं ये सब किया। तो ये जो चीज है, नई जो खेप आ रही है, ब्रेन वॉश करके आपको टेररिज्म की तरफ धकेलना इनसाइड इंडिया, ये कितना खतरनाक है? रेडिकलाइजेशन, बेसिकली रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से कोई नई चीज नहीं है। अब 90s 85 86 से टेररिज्म या इंसर्जेंसी कहिए, उसके बाद मिलिटेंसी, उसके बाद टेररिज्म, ये तीन, इट हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। कश्मीर में तो रेडिकलाइजेशन, तो उस समय भी जो लड़के मिलिटेंसी में थे वो रेडिकलाइज्ड ही थे। नो वन वाज फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस। ये कहने वाली बात है कि हम क्या मांगे, आज़ादी आज़ादी, कुछ नहीं, ये रेडिकलाइज्ड थे। धीरे धीरे ये रेडिकलाइजेशन जो है, अब इट इज यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब ये मदरसों में नहीं हो रहा, अब ये मस्जिदों में नहीं हो रहा, अब ये मोबाइल फोन हो रहा। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। पहले हम ट्रैक कर लेते थे, अब ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि घर बैठे रेडिकलाइजेशन हो रहा है। सारी चीजें जो है घर बैठे हो रही, आपको नेट से आ रहा है, आपको मोबाइल पे आ रहा है, आप जहां भी इसको यूज कर। और अब ये जो है, ये ज्यादा खतरनाक है, उस समय वाला नहीं था, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, वेपन्स सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, एक्सप्लोजिव्स आपके पास आने लगे हैं, ओपन मार्केट में मिलने लगे। अभी ये जो 3000 kg पकड़ा, और आप इसमें देखिए, आई जस्ट वांट टू ऐड दिस, वहां जो मरे रेड फोर्ट पे जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जब ये एक्सप्लोजिव कुलगांव वाले थाने में पुलिस स्टेशन में हुआ, उस वहां पे भी मरे। सो प्लस दे हैव अचीव्ड एम प्लस। आप दुश्मन को देखिए, उसने एम प्लस अचीव कर लिया, उसने मरते मरते भी, क्योंकि इनकी टैक्टिक्स ऐसे, बहुत इंसिडेंट्स हमारे यहाँ ऐसे हुए हैं जहां मिलिटेंट को मार दिया है, वो उल्टा गिरा हुआ है, जब उसका वेपन रिकवर करने लगे तो उसने अपने सलवार के नाड़े पे ट्रिगर बांधा हुआ था, एंड इट फायर्ड। मरने के बाद भी उसने 2-3 मार दिए हमारे। सो ये रेडिकलाइजेशन अब बहुत लेवल पे है और बहुत तेजी से हो रहा है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि वक्त की कमी है, मैं चाहता हूँ ऑडियंस में से कुछ सवाल। अभी तो यार, अभी तो है, आप 15 मिनट ले लीजिए। मैडम आकर खड़ी हो गई थी, मैं देख के डर गया। वो अपने किसी और काम से आई होंगी। अच्छा,
आप 15 मिनट करिए अभी। मुझे कहा गया था कि जब वो यहाँ दिखाई दें तो आपको रैप अप करना है। अच्छा, ओके। हाँ अशोक साहब, यही चीज, अच्छा नहीं, मैं यही चीज आगे बढ़ा रहा हूँ जो इन्होंने कहा था अभी भी, और इन्होंने मिलिट्री के उससे कहा, मैं पुलिस के हिसाब से, ये जो ब्रेन वॉश वाली चीज आती है, आप लंबे वक्त तक पुलिस में रहे, आपने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी, आप इसके बारे में आपकी नहीं, बात यह है कि रेडिकलाइजेशन, जैसा कर्नल साहब ने भी कहा, पहले मस्जिदों में और तकरीरों में ज्यादा होता था। पहले कम पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा आसानी के साथ आप गुमराह कर सकते थे। यस। अब अगर डॉक्टर इंजीनियर ऐसे लोग हों और ऐसे 10 और को आगे करें तो वो तो और ज्यादा खतरनाक होता। तो इसका मतलब खतरा ज्यादा बढ़ गया है, चैलेंज ज्यादा बढ़ गया है। और पहले आपको हर मस्जिद में जाना पड़ेगा, रेडिकलाइज करना पड़ेगा, तकरीरें देनी पड़ेगी, लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उनका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। अब आप एक चीज ऑनलाइन डालते हैं मीडिया में और हो रहा काम। तो ये ऑनलाइन जो ISIS से शुरू हुआ था, आपको तो पता ही, उसके बाद से टेररिज्म का सारा रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड मनी ट्रांसफर, जो 4 पोर्शन होते हैं टेररिज्म के, कि लोगों को ब्रेन वॉश करो, उन्हें रेडिकलाइज करो, ठीक है, फिर उनको मतलब ट्रेनिंग दो, उससे पहले रिक्रूट करो, फिर जो है उनका पैसा भी ट्रांसफर करो, सारा ऑनलाइन हो गया। इसलिए आसान हो गया, इसलिए नंबर्स बढ़ गए। चिंता की बात यह है कि जब से ये इसमें ऑनलाइन हुआ है तो ज्यादा टेक्निकली क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग भी रेडिकलाइज हो रहे हैं। आपको याद होगा जो इंडियन मुजाहिदीन थी, उसके जो भटकल बंधु थे, जो सिमी से आई थी, वो, हाँ, वो सारे पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे खासे। ऐसा नहीं है डॉक्टर लोग पहली बार पढ़े लिखे लोग आए हों। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई ऐसी क्या थ्योरी, क्या घुट्टी पिला रहे वो उनको कि आदमी मरने को तैयार हो जा रहा है। ऐसा कौन सा इनको स्वर्ग में क्या मिलने वाला है कि आदमी अपनी जान देने को तैयार हो जा रहा है। तो ये एक सच में चिंता की बात है पूरे देश के लिए। और इसको काउंटर कैसे किया जाए, काउंटर रेडिकलाइजेशन, काउंटर प्रोपेगेंडा हम क्या फैलाएं, और जो रेडिकलाइज हो चुके हैं उनको डी रेडिकलाइज कैसे किया जाए, ये हमारे लिए चैलेंज है। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपसे पूछना चाहता हूं, आफ्टर 370 आर्टिकल, जो कश्मीर के बाद, अब आपको लगता है कि छिटपुट बाकी चीजें छोड़ दें तो कश्मीर में टेररिज्म का जो वो पिछला दौर था, हालात बदल रहे हैं? इस पे कोई दो राय नहीं है। अगर आप कश्मीर को देखो, 88 से शुरू हुआ, 90s का पूरा दौर, और 90s के अंदर इस कदर फैला कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, बिकॉज टेररिस्ट आखिरकार चाहता क्या है, टेररिस्ट wants to basically destabilize your fundamental structures, आपका political structure, social structure, educational structure, judicial structure, वो सब उसको, और अपनी जो आइडियोलॉजी है वो उसको थोपना चाहता है। तो तकरीबन उन्होंने सभी स्ट्रक्चर्स कश्मीर के अंदर खत्म कर दिए थे। उस सिचुएशन से आज till abrogation of Article 370, I think this is the biggest victory that any nation in the world has been able to achieve. I am absolutely 100% sure कि abrogation of Article 370 gives you that kind of a platform, that kind of a framework, जहां ये बिल्कुल मतलब going back to जैसे एजुकेशन तकरीबन खत्म हो गया था एजुकेशन। और जब हम टेररिज्म से डील करते हैं, स्पेशली इंडिया का तरीका, और आपने यूएस की बात की, उसके बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा। हम लोग अपने तरीके से टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी को खत्म करते हैं। हमारे तरीके में और दुनिया के तरीके में बहुत ज्यादा फर्क है। वी यूज, बिकॉज इट इज आवर ओन सिटीजन्स, द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम फोर्स इज यूज्ड, इट इज नॉट। आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान ने शुरू किया, लेकिन आज पाकिस्तान भी खुद जो है, ही इज यूजिंग एवरीथिंग, आर्टिलरी, आपके गनशिप्स, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। बट वी हैव फिनिश्ड इट यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मिनिमम फोर्स। आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसी जो हमने तरीका अपनाया, और जो हमने एक विनिंग हार्ट्स एंड माइंड का जो तरीका अपनाया, आज उसी का नतीजा है कि आज एब्रोगेशन हुआ 370 का, और कश्मीर आगे बढ़ रहा है। जहां के जो डी रेडिकलाइजेशन और काउंटर रेडिकलाइजेशन की बात हुई, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सोसाइटी में अगर टेररिज्म है तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ एक जो है आइडियोलॉजी है और एक सोच है। इस चीज के बारे में भी हमें, एंड रेडिकलाइजेशन इज द बिगेस्ट थिंग। तो जो काउंटर रेडिकलाइजेशन है, दैट इज समथिंग लाइक प्रिएम्प्टिव एंड रिस्पॉन्सिव, और जो डी रेडिकलाइजेशन है, दैट इज सॉर्ट ऑफ रिएक्टिव, कि आपने जिसकी आइडियोलॉजी ऐसी हो गई, आपने उसको ठीक करना है।
तो मैं ये बिल्कुल 100% आपको ये कहना चाहता हूं, आई थिंक कश्मीर डेफिनेटली इज ऑन द वे टू नॉर्मलाइजेशन। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने एक जादू की छड़ी लगा दी, इसको इतना वक्त लगा है इस स्थिति तक लाने के लिए। तो आई फील एटलीस्ट अनदर अबाउट नियरली अ डिकेड फॉर सिचुएशन टू बी वेयर इट विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइक एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नल सुनील साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, पुराने दौर में बहुत सारी फिल्मों में, कहानियों में हम लोगों ने देखा, वैसे तो कभी जंग देखने का मौका मिला नहीं, हाथी घोड़े तोप तलवार बंदूकें इस तरह से बॉर्डर पर जंग लड़ी जाती थी। जो नई टेक्नोलॉजी आई अब और जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, कहते हैं वो पुरानी कहानी हो गई। अब सिर्फ एक बटन पे ही एक जंग के हार जीत का फैसला होता है, क्या हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ कहीं से भी बैठ के सैकड़ों मील दूर एक मिसाइल दाग देते हैं, अभी हमने देखा हाल में। तो इस नई टेक्नोलॉजी के बाद मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे मिलिट्री बैकग्राउंड से, अब जंग लड़ने का पूरा तरीका भी आने वाले वक्त में बदलने वाला है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। आखिरकार जाके झंडा तो गाड़ना ही पड़ेगा आपको। दैट इन्फेंट्री मैन हैज टू गो, बूट्स ऑन द ग्राउंड तो चाहिए ही आपको। अमेरिका ने इतनी बड़ी जंग लड़ी विद द टेक्नोलॉजी दैट अमेरिका हैज, फाइनली उसको भेजने तो पड़े ना, मरीन्स जाने ही पड़े ना, अटैक करना ही पड़ा। देखिए अब हम जो लड़ेंगे इट इज गोइंग टू बी अर्बन वॉरफेयर। हम शहरों में लड़ रहे हैं। कितने साल से इजराइल वो गाजा पट्टी को नहीं ले पा रहा है, कितनी है वो एरिया, क्या है गाजा पट्टी का। बट आप समझिए अर्बन वॉरफेयर में आपने एक एक घर, एक एक कमरा, एक एक गली, एक एक मोहल्ला क्लियर करना है। इट्स नॉट ए इजी वॉर। हमने श्रीलंका में देखा जब हम IPKF में थे, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम हमने अर्बन वॉरफेयर देखी। उससे पहले हम रूरल वॉरफेयर करते थे, यहां मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में जंगलों में लड़ते थे। हम पहली बार जब हम श्रीलंका गए, वी रियलाइज कि शहरों में कैसे लड़ना है, गांव में घुस के कैसे लड़ना है। हम आगे बढ़ते जाते थे, ये पीछे से LTT वाले आके हमको घेर लेते थे, एंड वी डिडंट नो व्हाट वाज हिटिंग अस फ्रॉम वेयर। पहली बार हमने मल्टी एम्बुश देखे। हम एक लेन में जा रहे थे, एम्बुश हो गए। हमारी सिखलाई यह है, या तो एम्बुश को तोड़ो या एम्बुश से बाहर निकलो। हम एम्बुश से बाहर निकल के दूसरी गली में घुसे, दूसरी गली में उसने फिर एम्बुश लगा रखा। सो ये बूट्स ऑन ग्राउंड आपको चाहिए डेफिनेटली। अब आप उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देंगे, मगर उसका जब तक आप जमीन कब्जा नहीं करेंगे तब तक द वॉर इज नॉट वन। इसमें क्या है कि the nature of war remains the same, because nature of war is basically violence and destruction, but the character of war changes. Today the character of war is that modern technology is being used. Drone warfare has actually made, nearly people are talking that the aircrafts and all manned aircrafts after some time, not immediately, but they will become redundant. तो मैं ये कहना चाहूंगा that technology definitely plays a very, very important role. And the Indian armed forces are absolutely, absorbing that technology. And especially when you talk of Atmanirbharta, we are not only absorbing, we are also creating technology indigenously. Because आजकल के दुनिया में जैसा आपने देखा है, मतलब अगर आपने, अब हमारे political hierarchy ने बोला है that by 2047 we would be a developed nation. We can only be a developed nation if we have our own technology. Because in a matter of crisis, आपकी जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगी, आपको कोई हथियार एम्युनिशन देने के लिए तैयार नहीं होगा। सो वी हैव टू डेवलप दैट कैपेबिलिटी एंड दैट कैपेसिटी विद इन आवरसेल्व्स। सो वी आर एब्सोल्युटली डूइंग। और इसमें जो टेररिज्म की बात है, हमने अब तक जो बात की, हम एक सतही तौर पे बात कर रहे हैं। जो मूल कॉज है, द मूल कॉज इज प्राइमरली पाकिस्तान। पाकिस्तान इज द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म मोस्टली इन इंडिया। यू हैव टू समहाउ टेक केयर ऑफ दैट। और अगर आप आज देखें, मतलब अभी जो पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। एंड हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि इट इज नॉट द एंड ऑफ सिंदूर के बाद में, इट इज अ पॉज। सो दैट मीन्स आर एक्शन अगेंस्ट द टेररिज्म एंड अगेंस्ट पाकिस्तान इज स्टिल कंटिन्यूइंग। सो व्हाट इट कॉल्स फॉर, जैसे आपने बोला, प्रिसीजन बॉम्बिंग है। आप देखिए किस तरह से ब्रह्मोस एब्सोल्युटली पिन पॉइंट टारगेट, और जिस तरह से हमने उसको बर्बाद किया। अभी तो हमारी नेवी भी बिल्कुल तैयार थी, और सो बहुत कुछ आगे जब होगा तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कम से कम 100 बार सोचना पड़ेगा कि आगे वो क्या करे, बिकॉज इसका हश्र
बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। आप दोनों ने बॉर्डर पर लड़ने वाले जंग के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि अशोक कुमार जी का पुलिसिंग का बैकग्राउंड है, बॉर्डर पर तो जंग लड़ी जाएगी नहीं। मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि देश के जो अंदर नया थ्रेट है, व्हाइट कॉलर क्राइम, साइबर क्राइम, मतलब अब यही सारा कुछ क्राइम है। अब बैंक के बाहर हमारे, मुझे नहीं लगता कभी खबर हमने सुनी कि किसी बैंक के बाहर किसी को लूट लिया चाकू या पिस्टल के नोक पे। अब तो मोबाइल और लैपटॉप पे ही आपको एक बटन दबाते ही कंगाल बना देते हैं। क्या हम उस साइबर क्राइम और व्हाइट कॉलर क्राइम, जो भी नई ये सारी चीजें, हम उसके लिए तैयार हैं? हमारी पुलिस तैयार है देश में? मैं इनकी बात को भी थोड़ा सा ऐड करूंगा। पहले तो फ्यूचर वारफेयर सर्टेनली टेक्नोलॉजिकल वारफेयर है। फ्यूचर वार में अब वो ग्राउंड का वार नहीं रहा जो हमारी आर्मी और आर्टिलरी करती थी, और न ही वो सिर्फ एयरफोर्स का वार रहा जो एयरफोर्स करती थी। अब उसमें ड्रोन्स आ गए हैं, अब उसमें मिसाइल्स आ गई हैं, और उसमें अब साइबर वारफेयर भी आएगा जब वो आपके सारे सिस्टम्स को ही हैक कर देंगे। ठीक है, तो फ्यूचर वारफेयर इज सर्टेनली गोइंग टू बी नेक्स्ट जनरेशन वेरी बिग चेंज, टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड। अभी हमने देख ही लिया, यहाँ बैठे बैठे वहां कहां से उन्होंने ईरान में मिसाइलें दाग दी हैं? तो परंतु आप दोनों की इतनी बात में सही दम है कि जब अगर मुझे ग्राउंड पे पोजीशन लेना है, ग्राउंड पे कंट्रोल करना है, किसी कंट्री में कब्जा लेना है, तो वो उसके लिए मुझे ग्राउंड ट्रूप्स चाहिए ही चाहिए। तो ग्राउंड ट्रूप्स की वैल्यू बनी रहेगी, किंतु फ्यूचर वारफेयर की शेप बहुत भयंकर रूप से चेंज होने वाली है। एक दूसरा पॉइंट जो आप लोगों ने कहा कि खतरा हमें पाकिस्तान से तो है ही, पाकिस्तान का तो डिक्लेयर्ड मोटो है आफ्टर 71, जब से हमसे वो प्रोक्सी वार लड़ रहे हैं कि डायरेक्ट तो इंडिया से जीत नहीं सकते, तब से हमसे प्रोक्सी वार लड़ रहे हो। वो प्रोक्सी वार में उनका कहना है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो हमारा राइवल नंबर 1 तो पाकिस्तान ही है। पर चिंता की बात यह है कि समहाउ जो दो बड़ी सुपर पावर आपस में राइवल हैं, पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना, पाकिस्तान ने दोनों का पटा लिया। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि दोनों कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तो ये तो दिल्ली में बैठे हुए लोग देख लेंगे। मैं आपसे अब जो आपने कहा साइबर क्राइम, हाँ, ये तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन मैंने तो पिछले वाले पे ऐड किया, तो मैं फिर वाइंड अप कर दें कि जो साइबर क्राइम है वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ही है। मतलब आज की पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साइबर क्राइम। आप देखो, डिजिटल अरेस्ट करके कई सौ करोड़ तक ले जा लिए किसी के यहां से। तो ये जितना एनुअल क्राइम पूरे देश का 15 लाख के करीब है रजिस्टर्ड क्राइम, और साल भर की साइबर क्राइम कंप्लेंट्स 22 लाख हैं। आप इमेजिन करिए, मतलब पूरा आईपीसी क्राइम एक तरफ और साइबर क्राइम अकेला एक तरफ, तो उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। और वो पुलिस को ट्रेनिंग दी हुई है आपको कैसे हैंडल करना? क्योंकि जो मेरे पास जानकारी है, आज भी रेप विक्टिम के जो फॉरेंसिक एविडेंस अगर उठाना होता, झाड़ू के तिनके पे वेजिनल स्वाब ले जाकर देते हैं। बहुत सारे को तो कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता, फिर वो साइबर और बाकी चीजें क्या करेंगे। मैं आप उत्तराखंड के डीजीपी रहे हैं, आप बेहतर बता सकते हैं उत्तराखंड में इतने कितने थाने या कितने एक्सपर्ट होंगे जो साइबर क्राइम से हैंडल करने में माहिर हो? देखिए, पुलिस को जितने ज्यादा एक्सपर्ट चाहिए उतने तो नहीं है। फर्स्ट आई एग्री विद, पूरे देश में यही आई एग्री विद यू। सिर्फ 2 पुलिस ने अभी पंजाब और केरला ने टेक्निकल मैन पावर सैंक्शन की है टू फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम। पर जो हमारा कांस्टेबल आ रहा है ना, कभी कभी वो भी बीटेक किया हुआ होता है, जो हमारे सब इंस्पेक्टर आ रहे हैं, डीएसपी आ रहे हैं, आईआईटीएन आ रहे हैं, तो उन सब के थ्रू, क्योंकि चैलेंज है और चैलेंज को फेस करना है, उस सब के थ्रू हर स्टेट पुलिस ने अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे बना ली है और उसको बढ़ाती जा रही है। पर वो बहुत जितनी रिक्वायर्ड उससे बहुत पीछे है। अभी 20-30 साल लगेंगे पहुंचने वहां तक।